Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic differing standards within the movement of class 10th history chapter number 2. So लास्ट वीडियो में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग सोसाइटी के पार्ट थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उन पे किस तरीके से असर पड़ रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, और हर एक पर्सन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। सो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है 1921 जनवरी में शुरू हुई थी, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और हर एक ग्रुप का अपना एक एस्पिरेशन था, अपना एक मोटिव था इस कॉपरेशन का साथ देने का, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ देने का। अब सारे जितने भी लोग जो हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सब स्वराज के साथ थे, पर हर एक पर्सन का स्वराज से मतलब कुछ और था, हर एक पर्सन का अपना अलग मतलब था स्वराज से। तो पहले हम देखेंगे कि टाउन्स में किस तरीके से इस मूवमेंट ने एक तरीके से रोल प्ले किया। द मूवमेंट इन द टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो ये जो पूरी मूवमेंट है वो मिडिल क्लास जो लोग थे उनके पार्टिसिपेशन से शुरू हुई, और ये चीज़ जो है पहले सिटीज़ में देखने मिली, मतलब जो गांव वगैरह वाले इलाके हैं वहाँ पे एक साथ लोगों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। पहले जो पार्टिसिपेशन है वो सिटीज़ से निकल के आया, और वो भी मिडिल क्लास लोगों का। हजारों जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले जो स्कूल्स हैं वो छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस जो हैं वो छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर जगहों पे बॉयकॉट कर दिए गए थे एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस, क्योंकि मद्रास प्रोविंस में जो जस्टिस पार्टी थी जिसमें ज़्यादातर मतलब नॉन ब्राह्मण्स थे, जस्टिस पार्टी जो है बेसिकली नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और उनको ये लगा कि ये एक अच्छा तरीका है, मतलब काउंसिल इलेक्शंस में लड़ना एक काफ़ी अच्छा तरीका है कि उनको थोड़ी पावर मिल जाएगी, और वो पावर जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती थी। तो अगर नॉन ब्राह्मण्स इलेक्शंस में लड़ेंगे तो उनके पास भी ब्राह्मण्स जितनी पावर आ पाएगी, इसीलिए मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उसने इलेक्शन लड़ा, बाकी मोस्टली जगहों पे इलेक्शंस जो हैं वो बॉयकॉट कर दिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अफेक्ट जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा दिखा, मतलब कि जो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड है, उस पर ज़्यादा असर दिखा। फॉरेन गुड्स जो है वो बॉयकॉट कर दिए, जो ब्रिटेन वगैरह से आने वाले सामान थे उनको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। लिक्वर शॉप जो है उन्हें पिकेट किया गया, मतलब कि जो शराब की दुकानें होती हैं उनके आगे लोगों ने एक तरीके से रोक लगा दी। सो पिकेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट होता है जिसमें कि लोग किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी शॉप का जो एंट्रेंस है वो बंद कर देते हैं। तो जो लिक्वर शॉप्स थी, मतलब कि शराब बेचने वाली दुकानें थी, उनकी जो एंट्रेंस है लोगों ने बंद कर दी, ब्लॉक कर दी। इसके साथ साथ जो फॉरेन क्लोथ्स थे, जो दूसरे देशों से आने वाले कपड़े थे, उनको लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में उनकी बॉनफायर की, मतलब एक साथ इकट्ठा करके उनको आग लगा दी। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जो है वो 1921 एंड 22 के बीच में लगभग हाफ हो गया, मतलब 1921 में मान लो 100 रुपीस के क्लोथ आ रहे हैं, तो 1921 एंड 22 में वो लगभग 50 के हो गए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एक्चुअली में कितना ड्रॉप आया था, तो 1921-22 से पहले जो इंपोर्ट होता था फॉरेन क्लोथ्स का वो लगभग 102 करोड़ का होता था, और 1921 एंड 22 के बीच में ये जो इंपोर्ट है वो लगभग 57 करोड़ हो गया, तो लगभग हाफ हो गया था, क्योंकि जो लोग हैं वो ज्यादातर बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन क्लोथ्स को। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। ज्यादातर जो जगहें थी वहां पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो व्यापारी थे उन्होंने फॉरेन कपड़ों को ट्रेड करना उन्होंने मना कर दिया, कि वो दूसरे देश के कपड़ों को नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे, और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से भी मना कर दिया कि अगर कोई पर्सन दूसरे देश के कपड़े खरीदना चाहता है, दूसरे देश के कपड़े ट्रेड करना चाहता है, तो ऐसे बिजनेस में हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना भी लोगों ने जो है रिफ्यूज कर दिया। एज द बॉयकॉट movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब जैसे जैसे लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, जो विदेशी कपड़े थे उनको पहनने से मना किया, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो इंडियन क्लोथ्स हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल हैं, मतलब कि ऐसे कपड़े जो इंडियंस बना रहे हैं, इंडियन मिल्स में बन रहे हैं, इंडियन हैंडलूम्स जो हैं, लोग हाथ से जो कपड़े बना रहे हैं, इनकी जो डिमांड है फिर वो बढ़ गई।
बट दिस मूवमेंट इन द सिटी इज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। बट ये जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने जो है रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं छोड़ दी, लोगों ने फॉरेन गुड्स का अपोजिशन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, वो धीरे धीरे करके ये जो पूरी मूवमेंट है वो स्लो होने लग गई। अब स्लो होने के काफ़ी सारे रीजंस थे। पहला तो ये जो खादी है, मतलब कि जो हैंडलूम्स में कपड़े बनते हैं, हाथ से जो कपड़ा बन रहा है, वो काफ़ी महंगा होता था। और जो मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स हैं, मतलब ऐसे कपड़े जो कि मशीनों से बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, वो काफ़ी सस्ते होते थे। तो इंडिया में ज़्यादातर जो है खादी बनता था, और दूसरे देशों से जो आता था, जो फॉरेन क्लोथ होता था, वो मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ होता था, मतलब कि वो ब्रिटेन वगैरह में जो फैक्ट्रीज हैं उसमें बनता था। इसीलिए वो जो कपड़ा है वो काफ़ी सस्ता होता था। और हमारे देश में जो बनने वाले कपड़े हैं खादी, क्योंकि वो हाथ से बनते थे, तो वो काफ़ी महंगे होते थे। तो जो गरीब लोग हैं वो महंगे कपड़े ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जो गरीब लोग थे वो खादी को बहुत ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब ये था कि अगर वो फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करते ही रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जहां उनके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेन क्लोथ्स को तो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है और जो इंडियन खादी कपड़ा है वो महंगा पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में वो ज़्यादा देर तक इंडियन क्लोथ्स को मतलब एक तरीके से पहन नहीं पाए, और ज़्यादा देर तक वो फॉरेन क्लोथ्स का अपोजिशन नहीं कर पाए। धीरे धीरे करके उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन क्लोथ्स उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। इसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जब हमने उनका बॉयकॉट किया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जैसे जो स्कूल हैं जो ब्रिटिशर्स वगैरह ऑपरेट कर रहे थे, ऐसे स्कूलों को लोगों ने छोड़ दिया था। तो दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का अगर हम ज़्यादा देर तक बॉयकॉट करेंगे तो जो ये इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे वो फिर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमने स्कूल तो बॉयकॉट कर दिए, पर हमें पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ना, ताकि हम आगे काम कर सकें, नौकरी कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी अगर जैसे हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया। अगर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें सक्सेसफुल बनाना था तो हमें ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए थे। मतलब कि हमने मान लो कह दिया कि हम ब्रिटिश स्कूल्स में नहीं जाएंगे, जो ब्रिटिश ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे स्कूल्स में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि हम इंडियन जो स्कूल्स हैं वो भी साथ साथ सेटअप करें, ताकि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन जो है पूरी हो सके। बट इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना इतना आसान नहीं था, वो चीज़ थोड़ा टाइम ले रही थी। और धीरे धीरे करके इंडियन इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे, मतलब कि एकदम से नहीं आए, काफ़ी टाइम लग रहा था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के ऑल्टरनेट में इंडियन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में। कि ठीक है हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को तो अपोज कर रहे हैं, बट इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हमें बनाने हैं उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सारे जो लोग हैं वो ज़्यादा देर तक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे करके उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो वापस से ब्रिटिश वाले ज्वाइन कर लिए। और इसी तरीके से लॉयर्स ने भी वापस से जो गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं वो ज्वाइन कर लिए। सो इसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से सिटीज़ में हमें इस मूवमेंट की शुरुआत देखने मिलती है कि सिटीज़ में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो चीज़ों को बॉयकॉट करना शुरू करते हैं। जो स्कूल हैं उनमें स्टूडेंट्स ने स्कूल में आना बंद कर दिया, जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। जो हम फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे थे वो ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि हमारे इंडिया के जो क्लोथ्स थे वो काफ़ी महंगे थे और फॉरेन क्लोथ्स थोड़े सस्ते थे। तो महंगे क्लोथ्स मतलब इंडियन क्लोथ्स जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर पाए। दूसरा ये कि जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह को बॉयकॉट किया गया था, तो अगर हम इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे तो उसके लिए हमें साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी। बट इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे उस टाइम पे। मतलब मान लो अगर ब्रिटिश स्कूल है तो बच्चे अगर उसे छोड़ रहे हैं तो हमें ये था कि साथ साथ इंडियन स्कूल हों जिसमें बच्चे जा सकें। बट ये सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप नहीं हुए थे, उन्हें सेटअप होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। इसीलिए धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वापस होने लग गई। लोग वापस से जो है स्कूल्स में जाने लग गए, जो ब्रिटिशर्स ऑपरेटेड स्कूल थे। लॉयर्स ने वापस से ब्रिटिश वाले जो कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट कोर्ट्स, उनको ज्वाइन कर लिया। मतलब कुछ टाइम के लिए तो इस मूवमेंट ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, काफ़ी अच्छे तरीके से ये ऑपरेट हुई, बट धीरे धीरे करके ये स्लो होने लग गई।